आपने भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य तो जरूर पढ़ा होगा। दिल्ली सल्तनत के बाद उत्तर भारत में जो साम्राज्य स्थापित हुआ वो मुगल साम्राज्य ही है। भारत में मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा था। भारत के इतिहास में प्रसिद्ध आर्किटेक्चर जैसे कि लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी आदि मुगल साम्राज्य की ही देन है। इसी मुगल साम्राज्य के पहले बादशाह यानी कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। बाबर फरगना से काबुल और काबुल से हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और तभी से मुगल वंश की शुरुआत हुई। जहीरुद्दीन बाबर ने अपनी जीवनी तुज़ुक-ए-बाबरी लिखी। इसी से बाबर की इतिहास की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाबर की जीवनी तुज़ुक-ए-बाबरी के बारे में। बाबर और तुज़ुक-ए-बाबरी। तुज़ुक-ए-बाबरी बाबर का इतिहास जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान में स्थित फरगना में हुआ था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे और माता उतलुग निगार थी। वे अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां और माता की ओर से चंगेज खान का 14वें वंशज थे। उन्हें तुर्की और फारसी भाषा के साथ साथ सैन्य शिक्षा भी मिली थी। वे बहुत ही कुशल सैन्य संगठक थे। अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के पश्चात 14 साल की उम्र में ही फरगना की गद्दी पर बैठे। वहीं से उन्हें प्रशासन का अनुभव मिला और ईरानी, अफगानी, उज्बेकों से लड़ते हुए उन्हें सैन्य संगठन का अनुभव मिला। उन्होंने अपनी जीवनी तुज़ुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में ही लिखी थी। तुज़ुक-ए-बाबरी का अनुवाद। बाबर ने अपनी जीवनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। बाद में बाबर के पोते अकबर के शासनकाल में तुज़ुक-ए-बाबरी का फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा अनुवाद कराकर किताब को चित्रों से सजाया। तभी से इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। 145 चित्रों वाला बाबरनामा 1598 ईस्वी में बना। तुज़ुक-ए-बाबरी और बाबरनामा में विवरण। इसमें उन्होंने अपने उज्बेकिस्तान के फरगना में गुजारा हुआ बचपन और यौवन, बाद में अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण और कब्जा और अन्य घटनाओं का विवरण दिया है। उन्होंने हर क्षेत्र की भूमि, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक वातावरण, शहरों, इमारतों, फलों, जानवरों इत्यादि का बखान किया है। फरगना की मातृभूमि का विवरण। इसमें वो कहते हैं फरगना की रियासत में 7 शहर है, 5 दक्षिण में और 2 सिर दरिया के उत्तर में। दक्षिण वालों में से एक अंदीजान है। यह बीच में स्थित है और फरगना की रियासत की राजधानी है। मध्य एशिया में टकराव का विवरण। कुछ पृष्ठभूमि देने के बाद वे अपने मध्य एशिया के एक छोटे से शासक के बनते बिगड़ते भाग्य का बखान करते हैं, जिसमें उन्होंने समरकंद 2 दफा जीता और हारा और फिर 1504 में काबुल कूच कर गए। फिर 1508 से 1519 के काल के बारे में किताब में कुछ नहीं है। तब तक वे काबुल में अपनी सत्ता मजबूत कर चुके थे और वहां से उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर धावा बोला। बाबरनामा का अंतिम भाग 1525 से 1529 के काल में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने की गतिविधियों का वर्णन करता है, जिस पर आगे चलकर बाबर के वंशजों ने 300 साल राज किया। कालक्रम के अनुसार 3 भाग। बाबरनामा को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला दौर 1494 में फरगना के राजा बनने से लेकर 1503 तक का है। इस दौरान उसे अपनी पैतृक राज्य गंवाना पड़ा। दूसरा दौर 1504 में काबुल का शासक बनने से लेकर 1525 तक का दौर है और तीसरा 1526 में दिल्ली का बादशाह बनने के बाद से लेकर सितंबर 1529 तक भारत के पूर्वी हिस्सों में सत्ता का विस्तार आत्मकथा का अंतिम दौर है। बाबरनामा में अन्य बातों का विवरण। बाबरनामा में दर्शाए गए प्रत्येक चित्र की खासियत यह है कि हर एक चित्र के बीच में
कभी ऊपर कभी नीचे या कहे कैनवस के खाली पड़े हिस्सों में जहाँ जगह मिली वहाँ फारसी में तस्वीर के बारे में जानकारी लिखी है। बाबर ने अपनी किताब में कहा है कि सन 1504 ईस्वी में बर्फीले तूफान के बीच अपने 300 साथियों के साथ मातृभूमि फरगना से चलकर हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए उसने काबुल में प्रवेश किया और खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए काबुल के फलों की उसने बड़ी तारीफ की, जिसमें अंगूर, अनार, खुमानी, सेब, नाशपाती, बेर, आलू बुखारा, अंजीर और अखरोट जैसे फलों का विवरण है। बाबर ने अपनी किताब में अफगानिस्तान की गर्म घाटी में पैदा होने वाले गन्ने, संतरे और गलगल के बारे में भी लिखा है। संस्मरण में हिंदुस्तान की ओर से लाए जाने वाले पशुओं, गुलामों और वस्त्रों के अलावा तरह तरह के मसालों और शक्कर का भी जिक्र किया है।